आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भगवान गणेश को कुछ ऐसे याद किया कि देखते देखते उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मोदी देश की जनता से विदेशी सामान नहीं खरीदने की अपील कर रहे थे, आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे थे और यही बताने समझाने के लिए उन्होंने गणेश जी का उदाहरण दिया, वो भी छोटी आंख वाले गणेश जी का। पहले आप पीएम मोदी का वो वायरल बयान सुनिए और फिर आपको इसके मतलब, इसके मायने भी समझाएं। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। आप घर में जाके सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस पूरे भाषण के टारगेट पर एक ही देश है और वो देश है चीन। और पीएम मोदी के इस भाषण का सबसे क्लियर मैसेज ये है कि हिंदुस्तान को किसी भी सूरत में जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाना होगा। और आत्मनिर्भरता का वो रोड मैप क्या होगा, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में आज उसकी भी झलक हमें मिल गई। हमें चीन के चंगुल से निकलना होगा और हमने नवभारत पर ही आपको ऐसी सैकड़ों खबरें दिखाई है कि कैसे हमारे त्योहारों पर चीन का एक तरीके से कब्जा हो चुका है। न सिर्फ त्योहार बल्कि हमारी रोजाना की जिंदगी में चीन एक तरीके से बड़ी घुसपैठ जमा चुका है। दिवाली पर गणेश जी, चीन की फैक्ट्री में बने गणेश जी हम अपने घर लाते हैं। होली की पिचकारी हो या दिवाली का झालर, चाइनीज प्रोडक्ट्स का राज है। चाइनीज प्रोडक्ट्स हमारे डेली लाइफ में, या यूं कहें कि डेली लाइफ से लेकर त्योहारों तक ऐसे घुस चुके हैं कि उससे निकलना एक तरीके से मुश्किल दिखता है। लेकिन अब इससे मुक्ति पाने का समय आ गया है और इसी ओर प्रधानमंत्री मोदी इशारा कर रहे हैं। इसलिए मोदी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों की जिम्मेदारी है। और जब हम हर सेक्टर में, जिंदगी के हर जरूरत में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे, जब 140 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर आत्मनिर्भरता वाला, स्वदेशी वाला ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे, तब जाकर हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे, हम सबल हो पाएंगे, हम विकसित हो पाएंगे और चीन को मात दे सकेंगे। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कल तक लोकल टू ग्लोबल का नारा देते थे, जो कहते थे कि भाई वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, आज वो अचानक से स्वदेशी का मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं? आज क्यों हिंदुस्तान को गियर शिफ्ट करना पड़ रहा है? आज प्रधानमंत्री मोदी को क्यों स्वदेशी आंदोलन की को एक तरीके से नई धार देनी पड़ रही है? आज क्यों ग्लोबलाइजेशन गुलामी के प्रतीक के तौर पर बताया जा रहा है और क्यों आत्मनिर्भरता को ही असली तरक्की की मजबूत बुनियाद के तौर पर देखा जा रहा है? आज जरा इसको समझने की कोशिश करिए और मैं आपको पॉइंट वाइज बताने की कोशिश करूंगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जब ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों को ये संकल्प लेना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ बॉर्डर पे नहीं बल्कि हर घर में और हर इंसान के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में उसकी लड़ाई का हिस्सा होगा। और वो हिस्सा क्या, और वो लड़ाई क्या होगी? वो लड़ाई होगी कि विदेशी सामानों से मुक्ति और स्वदेशी को अपनाने की एक तरीके से उसके लिए पहल। और ये क्यों जरूरी है, जरा बिंदुवार तरीके से एक एक करके आपको समझाते हैं। तो अगर आपने गौर किया होगा
कि पिछले कुछ महीनों में या यूं कहे कि पिछले कुछ सालों में दुनिया की राजनीति बहुत हद तक बदली है। और कैसे बदली है कि आपने देखा कि आज की तारीख में अमेरिका में ट्रंप का शासन है और जब से ट्रंप आए हैं वो दुनिया भर के तमाम देशों के ऊपर टैरिफ पर टैरिफ ठोकते जा रहे हैं। 100%, 200%, 250% कुछ भी हो रहा है। न सिर्फ चीन बल्कि हिंदुस्तान जैसे देशों पे वो कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी जितना तुम लगाओगे हम उतना ही टैरिफ हम लगाएंगे। और आप इस बात को समझिए कि अमेरिका अगर ग्लोबलाइजेशन का अगर देखा जाए तो अमेरिका ग्लोबलाइजेशन का लीडर है। अगर दुनिया में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई तो वो अमेरिकी पहल का नतीजा था। और आज जो ग्लोबलाइजेशन का लीडर है अमेरिका, अब वो लोकलाइजेशन पर जोर दे रहा है। ट्रंप कह रहे हैं, एप्पल जैसी कंपनियों से कह रहे हैं कि आप भारत में आईफोन नहीं बनाओगे, भारत में प्रोडक्शन नहीं करोगे। आपको अगर प्रोडक्शन करना है तो अमेरिका में करो और नहीं तो हम आप पर भी टैरिफ लगाएंगे। अगर आईफोन अगर आप इंडिया में बनाओगे, चाइना में बनाओगे और उसको अमेरिका लाकर बेचोगे तो उस पर आपको टैरिफ देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। आप सोचिए कि अमेरिका जैसा देश जो कि एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन की इस मुहिम का अगुआ था, लीडर था, अब वो अपने यहां लोकलाइजेशन पे जोर दे रहा है। वो कह रहा है कि अब जो भी अमेरिकी कंपनियां हैं वो प्लान ए बनाए कि जो चीन में उनकी फैक्ट्रियां हैं कैसे उसको शिफ्ट करके अमेरिका लाया जा सकता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में बढ़ावा दिया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड है उसमें रिवर्स गियर लग चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि वो समय आ गया है जब भारत को इसे समझते हुए फौरन इस पर एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। क्योंकि दुनिया का जब ग्लोबलाइजेशन का लीडर अमेरिका अपने यहां लोकलाइजेशन पर जोर दे रहा है तो हम इससे पीछे नहीं रह सकते। और इसीलिए आज उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों को स्वदेशी अपनाने की लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? अमेरिका जो आज कर रहा है, ट्रंप जो कर रहे हैं, एक तरीके से एक नतीजा है, परिणाम है उस घटना की या उस सिलसिले की जिसकी शुरुआत कोरोना के दौर में हुई। और कोरोना के दौर में जो दुनिया में एक सबसे बड़ा बदलाव आया उसको समझिए। पहले कोरोना के दौर में दुनिया ने देखा कि किसी एक देश पर सप्लाई के लिए, माल के लिए निर्भरता कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। जब कोरोना की वजह से चीन से निर्यात एक तरीके से ठप हो गया, दुनिया में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में समझिए कि ताला लगने की नौबत आ गई थी। क्योंकि दुनिया भर के तमाम जो बड़े उद्योग धंधे हैं, बड़े बड़े देशों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कच्चे माल से लेकर और अपने कंपोनेंट्स के लिए, अपने रॉ मटेरियल के लिए वो चीन पर निर्भर थे। और चीन से सप्लाई बंद हो जाने का मतलब यह था कि उनके लिए तालाबंदी की नौबत आ गई। तो दुनिया ने देख लिया कि दूसरे देशों पे एक लेवल से ज्यादा की निर्भरता खतरनाक साबित हो सकती है उनकी इकोनॉमी के लिए। सप्लाई चेन जैसे डिसरप्ट हो गई, पूरी सप्लाई चेन ध्वस्त हो गई दुनिया में, तो भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत, यूरोप समेत दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों ने एक तरीके से इसका असर उन्होंने झेला। और यही वजह है कि आज दुनिया के सारे बड़े देश, खास करके यूएस जैसे देश, अमेरिका जैसे देश अपने यहां उद्योग धंधे लगाने पर, उसको बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। और जो ट्रंप का नारा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ये नारा कैसे फलीभूत होगा? ये फलीभूत इसी तरीके से होगा कि एक बार फिर से अमेरिका को भी मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनना पड़ेगा। उन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रियां चीन में ट्रांसफर कर दी थी। चीन दुनिया के लिए माल बना रहा था, ग्लोबल फैक्ट्री बन गया था चीन। लेकिन इसका नुकसान यह हुआ कि जरूरत, खास करके कोरोना जैसे दौर में 2-3 साल, और बल्कि यूं कहें कि अभी तक वो सप्लाई चेन पूरी तरीके से बहाल नहीं हो पाई। इसलिए दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक मिला था और यह सबक भारत को भी मिला। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस सबक को एक तरीके से आत्मसात किया कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है, अगर भारत को विकसित बनना है,
तो उसे अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा। वो अपने तमाम जरूरतों के लिए वो चीन पर एक हद से ज्यादा निर्भर नहीं रह सकता। 140 करोड़ का देश, 140 करोड़ लोगों का देश, इतना विशाल देश, इतने संसाधनों से भरा हुआ देश, इतने प्रतिभाओं से भरा हुआ देश, अपनी जरूरतों के लिए चाइना, जो कि हमारा राइवल नंबर 1 नहीं, हमारा प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि कई बार हमारा दुश्मन नंबर 1 है, आप अपने दुश्मन पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और सच तो यह है कि दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं, जितने भी विकसित देश हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिए बगैर, वो उत्पादन के या उद्योग धंधों में आगे बढ़े बगैर वो विकसित नहीं हो पाए। इसलिए जरूरी है कि भारत अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे। और मोदी का जो मंत्र है, मोदी का जो मिशन है, वो मिशन है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना, और ये बिना मैन्युफैक्चरिंग के संभव नहीं। और मैं जब ये कहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग के बिना संभव नहीं है, तो आप इसको समझिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आप अपने यहां उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, तो आप एक तरीके से एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू करते हैं। आप एक फैक्ट्री लगाते हैं किसी बड़े प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की, बनाने की, तो उसका पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है उसके चारों तरफ, और एक तरीके से चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसमें कि छोटे बड़े कई दूसरे उद्योग धंधे उसके इर्द गिर्द विकसित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए कि अगर हिंदुस्तान में एक कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचती है, एक ऐसा प्लांट लगाती है जहां पर कि कोई कार का उत्पादन हो, तो उसके लिए आपको पता है कि सैकड़ों तरह की ऑटो एंसिलियरी यूनिट लगानी होती है। मतलब कार तो कोई एक कंपनी बनाएगी, ABCD जो भी उसका नाम सोच लीजिए, लेकिन उसके अलग अलग पार्ट पुर्जों की सप्लाई के लिए बहुत सारी छोटे छोटे जो कंपोनेंट बनाने वाली उसके पार्ट पुर्जे बनाने वाली कंपनियां जो है उसके इर्द गिर्द खड़ी हो जाती, और एक दो नहीं सैकड़ों कंपनियां खड़ी हो जाती है। कोई उसका स्टीयरिंग बनाता है, कोई उसके सीट बनाता है, सीट कवर बनाता है, कोई एक्सल बनाता है, कोई गियर बॉक्स बनाता है, कोई इंजन बनाता है, कोई लाइट सिस्टम बनाता है, कोई साइड मिरर बनाता है। आप कभी सर्च देखिए कि एक कार बनाने में हजारों पुर्जे लगते हैं, तो उसे बनाने के लिए सैकड़ों फैक्ट्रियां भी लगती हैं, और ये सैकड़ों फैक्ट्रियां हजारों लोगों को नौकरियां देती हैं। वो कार कंपनी कितने लोगों को नौकरी देती है वो एक सवाल है, लेकिन उस कार को बनाने के लिए जो सैकड़ों हजारों पार्ट पुर्जे लग रहे हैं, उसको बनाने वाली कंपनियां कितने लोगों को रोजगार देती है, ये आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों जरूरी है। और कोई देश बिना मैन्युफैक्चरिंग हब बने, जब तक वो उत्पादन का केंद्र नहीं बनेगा, तब तक वो विकसित देश नहीं बन सकता। और भारत जैसा देश, जहां की इतनी विशाल आबादी है, जहां पर की युवाओं की संख्या इतनी बड़ी है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को नहीं बढ़ावा देंगे, तो हम सिर्फ सर्विस सेक्टर के बूते, उसकी बदौलत हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को रोजगार चाहिए, और आप सिर्फ सर्विस सेक्टर के जरिए इतने रोजगार पैदा नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को अच्छी तरह समझ गए। इसीलिए उनका मंत्र है कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हम सबको स्वदेशी अपनाना है। अब स्वदेशी क्यों अपनाना है, अब इसको भी समझिए। तो आज के तारीख में हम एक ऐसे दौर में हैं जिसको ग्लोबलाइजेशन कहा जा रहा है। थोड़े दिन पहले कहा जा रहा था कि ये वैश्विक दुनिया है, ग्लोबल विलेज की बात हो रही थी कि ये पूरी दुनिया एक गांव है, यानी कि पूरी दुनिया एक दूसरे से, सारे देश ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं, इतने इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर इतने निर्भर हैं कि एक का काम दूसरे के बगैर नहीं चल सकता, बल्कि और एक जगह की प्रगति, एक जगह की तरक्की दूसरे जगह की तरक्की को बढ़ावा दे रही। लेकिन ये बीते दौर की बात लगने लगी कुछ ही सालों।
और आज जो दौर है इसको कहा जा रहा है कि ये ग्लोबलाइज्ड नहीं, ये स्लोबलाइज्ड दुनिया है। इस स्लोबलाइजेशन का दौर है जहां सब कुछ एक तरीके से जो बाकी देशों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच जो रिश्ते थे, जो उनके निर्भरता थी एक दूसरे पे, वो धीरे धीरे कम होती जा रही। और हम जब ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जब तमाम देश बहुत कंजर्वेटिव और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रही है, संरक्षणवादी नीतियां अपना रही हैं, वो अपने उद्योग धंधों को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने यहां के रोजगार को, सबको प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है, तो आप ऐसे में आपको भी गियर शिफ्ट करना पड़ेगा और आपके पास डोमेस्टिक डिमांड को, घरेलू मांग को बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि सबसे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने यहां बनाए हुए माल, अपने यहां बनाया हुआ प्रोडक्ट पहले खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे तब फिर आप दुनिया में बेच पाएंगे। और यह इसलिए भी जरूरी है, मैं आपको फिर बताता हूं, क्योंकि जब आप खुद अपना बनाया हुआ माल खुद इस्तेमाल करेंगे तभी आप उसे बेहतर बना पाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात कि क्यों आपको विकसित राष्ट्र बनने के लिए स्वदेशी का मंत्र अपनाना पड़ेगा, क्योंकि स्वदेशी आपको कॉम्पिटिटिव बनाता है, आपको प्रतिस्पर्धी बनाता है। मैं एक उदाहरण के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में अभी एक रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपने सुना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने चीन के और पाकिस्तान के मिसाइल्स और उनके जहाजों को मार गिराया। और आपको पता है कि ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमने कितने में बनाया? उसे बनाने वाले वैज्ञानिक ने कहा कि ये दुनिया की सबसे सस्ती एयर डिफेंस सिस्टम है और उसकी लागत, उसे डेवलप करने की लागत पता है आपको कितनी? 500 करोड़ रुपए से कम। 500 करोड़ रुपए से कम। इतने में तो अमेरिका का जहाज छोड़िए, आपको एक हेलीकॉप्टर ढंग का नहीं मिलेगा मिलिट्री का। आपको पता है कि राफेल की कीमत कितनी है? एक राफेल की कीमत है 1600 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए। और हमने उससे 1/3 कीमत में, 1/3 लागत में हमने दुनिया की सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया। यह है भारत की ताकत, यह है स्वदेशी की ताकत। और इसलिए आपको स्वदेशी तकनीक, स्वदेशी फैक्ट्रियां, स्वदेशी उत्पाद, प्रोडक्ट आपके लिए बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब अपने यहां बनाएंगे, जब आप अपने यहां टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे, तो दुनिया के मुकाबले हमारे यहां प्रतिभाएं चूंकि ज्यादा है, हम ज्यादा सस्ती टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। और जब आप सस्ती टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, सस्ता प्रोडक्ट लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, तभी कॉम्पिटिटिव रह पाएंगे, तभी अपना माल पूरी दुनिया में बेच पाएंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि स्वदेशी पर जोर देना पड़ेगा। भारत को अगर 2047 तक आजादी के 100 साल पूरे होने के पहले अगर विकसित राष्ट्र की कतार में खड़े होना है तो स्वदेशी के रास्ते पर चल के ही होगा और उसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं।